हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राना अकेडमी। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो आखिरी चैप्टर है उसके बाद बी की थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने मेरे को कहा है कि सर आप ना एक ही बारी में सारा चैप्टर फिनिश कर दिया करो, तो मैं वही करने वाला हूं। आज मैं अब सारी थ्योरी खत्म कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, पहले तो बात ये। दूसरी बात, यार ये वीडियो बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करके इसको बनाना पड़ता है, फिर इसको हम शूट करते हैं प्रॉपरली ताकि आपको एक बढ़िया कंटेंट दे सके। लेकिन अगर आप इसको एंड तक देखेंगे ही नहीं, अगर आप इसको अप्रिशिएट करके लाइक का बटन नहीं दबाएंगे, तो एल्गोरिथम को तो मतलब जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको तो समझ ही नहीं आएगा बिल्कुल भी कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो पहले तो आपका काम होना चाहिए कि इसको लाइक का आपने बटन दबाना है, कमेंट अच्छा से लिखना ताकि यार हमें एक मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जरूर देख रहा था कि देखते काफी हैं बट सब्सक्रिप्शन कम है। यार ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा ये प्यारा सा चैनल ग्रो करे। आपको बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, हमें शुरुआत करनी है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी, उसको देखने के लिए पहले हम अपना एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब सवाल ये होता है कि सर अनस्टेबल न्यूक्लियाई किसको कहा जाता है। देखिए, जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। और वो अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए तीन चीजें कर सकता है। या तो वो डिके होगा, डिके होने का मतलब है कि इसमें से अल्फा बीटा गामा रे की रेडिएशन निकलेगी जिससे वो अपने आप को स्टेबल करेगा। दूसरा तरीका यह होता है कि अगर लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में जब मिलेंगे तो एक हैवी न्यूक्लियाई बनता है। इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया गया है। इसके डिटेल में आगे जाके आपको पढ़ाने वाला हूं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि अगर मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियाई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरेनियम की बात लेता हूं जिसका नंबर 92, 238 या 235 होता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। वो क्या करता है कि अपने आप को तोड़ देता है। और ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी में पड़ा है और टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक एक्सटर्नल एक ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और एक न्यूट्रॉन, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लिया, यूरेनियम के साथ जाकर टकरा दिया, जब हम उससे टकराएंगे तो क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा आपके दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर मैं इन तीनों कैटेगरी में से पहले कैटेगरी जो कि डिके वाला पार्ट है वो तो पार्ट ए में मैं बता चुका हूं। अब यहां पर मैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए पहले एक एग्जांपल से हम समझें कि ये है क्या, ये न्यूक्लियर एनर्जी है क्या और ये कहां से आती है, और अगर मुझे ये कैलकुलेट करनी हो तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए, शुरुआत बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक न्यूट्रॉन है। वो न्यूट्रॉन जाके टकराता है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई के साथ और उससे बनते हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट्स। देखिए, अब ये जो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ये हमारा है रिएक्टेंट। तो क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है। और ये जो दो आपके अलग से न्यूक्लियाई बने हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं कि यार ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, मेरे पास प्रोडक्ट है। अगर मैं ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करूं, मतलब इनके मासेस को ऑब्जर्व करूं, तो मैंने ये देखा है कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है आपका, वो हमेशा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब ये कि जब मैं इन दोनों को देख रहा हूं, इन दोनों के मासेस लिए, उनको ऐड कर दिया, फिर रिएक्टेंट का मैंने मास लिया और मैंने ये देखा कि इन दोनों के मास में डिफरेंस है। अब ये जो आपका मास का डिफरेंस है इसको लॉस इन मास कहा जाता है। वैसे सही तरीके से बोला जाए तो इसको कहा जाता है आपका मास डिफेक्ट। और आपकी बुक में लिखा है लॉस इन मास, तो मैं ऐसे ही इसको लिख देता हूं, बट बेसिकली इसको कहा जाता है मास डिफेक्ट। अब इस मास डिफेक्ट का क्या होगा और ये एनर्जी से क्या रिलेशन है इस चीज का, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 1905 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर यह बताया है कि अगर आप चाहें तो मास और एनर्जी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आपका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट की जा सकती है। और जो इसका सबसे फेमस इक्वेशन है जिसकी हेल्प से
हम ये कर सकते हैं और वो इक्वेशन का नाम है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहां पे जो डेल्टा एम है वो यहां पर रिप्रेजेंट क्या करता है, वो लॉस इन दी मास को रिप्रेजेंट करेगा। वही मास जो मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो माइनस कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, लॉस इन मास मिल जाएगा। बात रह जाती है सी की। इस सी को कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल सबसे बड़ा पहले ये पता होता है कि सर अगर मुझे मान लीजिए कि मेरे पास एक 1 kg मास है और उस 1 kg मास का मैं एनर्जी कितने में, मतलब 1 kg मास जो है कितने एनर्जी में कन्वर्ट होगा, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, फॉर्मूला आपके पास ही है। देखिए सबसे पहली बात आपको पता है कि E हमारा डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। मास को मैं 1 kg पुट कर दूंगा, सी की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट मेरे पास आया, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और 10⁸ है, उसके ऊपर 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 8 2 16 होते हैं, इसलिए 10⁻16 जूल हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन इस एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी परस्पेक्टिव से कितनी ये मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकता है, उसको कैलकुलेट करने का एक हमारे पास तरीका है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो बस मुझे क्या करना है, किलोवाट आवर ही इसके फाइंड करने हैं, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 3.6 10⁻6 के साथ। तो फाइनल रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो है 2.5 10⁻10 किलोवाट आवर, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपकी। तो आपने एक सिंपल सी बात समझनी है कि अगर किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो बस उस मास को सी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी। बाकी किलोवाट आवर में करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करना है, वो तो हम बाद में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर एक सवाल पैदा होता है, देखिए जब हम किसी भी एटम्स के बारे में बात करते हैं तो जो मास हम स्टडी करते हैं वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU। तो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि 1 AMU अगर मेरे पास मास है तो उससे मैं कितनी एनर्जी को जनरेट कर सकता हूं, ये बस मैं यहां पे देखना चाहता हूं। तो उसके लिए शुरुआत होगी सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की, और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अवोगैड्रोस का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि अगर मैं एक 12 ग्राम का कार्बन ले लेता हूं, ये क्या है, मेरा कार्बन है, इसका 12 ग्राम ले लेता हूं, तो अवोगैड्रोस ने कहा था कि इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है, इतने एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे को 1 कार्बन एटम का मास लेना है तो मुझे 12 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ। अब जब हम बात करते हैं 1 AMU की, तो 1 AMU कहा जाता है इसी कार्बन एटम का 1/12 हिस्सा, मतलब 1 कार्बन एटम का भी मुझे 12th पार्ट लेना होता है, तो उसका जो मास होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। तो देखिए बेटा 1 AMU इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12 इंटू 12 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए आपका 12 से 12 यहां पे कैंसिल हो चुका है। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास 1 AMU आ जाता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये है आपके 1 AMU का कन्वर्जन इन मास। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि जब हम अपने डेल्टा एम सी स्क्वायर के अंदर m को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका यूनिट kg में होना चाहिए। अब 1 AMU को थोड़ा ठाकी सीधा m की जगह डाल दोगे, ऐसा नहीं होता। तो बस अब मुझे कन्वर्ट करना था 1 AMU को एनर्जी के अंदर। अब आपको पता ही है यार, जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था वो क्या है। देखिए हमने पढ़ा है कि E जो है वो डेल्टा एम सी का स्क्वायर होता है। अब यहां डेल्टा एम के अंदर मुझे सिर्फ एक काम करना था, मुझे यहां पर मास की जगह पे 1 AMU ना डालकर उसका जो kg कन्वर्जन होता है वो डालना था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका होल स्क्वायर किया। सोल्व करने के बाद 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल हमें मिल जाता है। अब सवाल यह था कि सर अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए हमें पता है कि हमारा
जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होगा। तो मतलब है कि 1 जूल हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बस मैंने क्या किया, ये जो नंबर था उससे डिवाइड कर दिया इसको, एंड ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आया 931 MeV। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि मेरा 1 AMU अगर मास है और 1 AMU जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसकी वैल्यू हो जाती है 931। तो आपको एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्या ये सारी कैलकुलेशन याद रखनी है? तो आंसर है नहीं, आपको ये आंसर पता होना चाहिए। बट ये आंसर आया कहां से, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना पड़ा कि ये ऐसे ऐसे करके यहां पर आया था। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ग्रेट। देखिए अब हमारे पास यहां पर ऑलरेडी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब इन सब के बारे में बात की जाती है तो इनका जो मास है हमें केजी में भी पता है, और अगर हम चाहें तो एएमयू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और 1 एएमयू में 931 MeV होता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने यहां पे ये देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, उस इलेक्ट्रॉन का अगर मैं एएमयू में चेक करूं तो इतना मेरा एएमयू बनता है। तो अगर मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पूरा पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट बनेंगे? तो आंसर है ये। तो देखिए कितनी फैसिनेटिंग थिंग है कि मेरे पास अगर एक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जनरेट होगी। उसी तरह अगर एक प्रोटॉन है, उस एक प्रोटॉन को अगर मैं MeV में कन्वर्ट करता हूं, मतलब अगर एक पूरा प्रोटॉन आपका वैनिश होकर एनर्जी बन जाएगा तो 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है एनर्जी जनरेट होगी। उसी तरह अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 939 आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है एनर्जी में कन्वर्ट होगा अगर एक न्यूट्रॉन आपका गायब होता है तो। ठीक है, तो अब फिर सवाल आपका आएगा, सर क्या हमें ये याद करना है? वैसे तो देखिए 99% मैंने चेक किया वो बहुत पुराने क्वेश्चंस के अंदर ये ऐसा नहीं क्वेश्चन कोई भी आता, तो आपको वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से आप क्या कर लीजिए, एएमयू याद कर लीजिए। अगर बाई चांस आ जाता है तो 931 से जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। बहुत ही बढ़िया एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई, देखिए क्या होता है, मेरे पास हैवी न्यूक्लियाई होता है और हम क्या लेते हैं, एक न्यूट्रॉन को लेते हैं, उस न्यूट्रॉन को इसके साथ स्ट्राइक किया जाता है। स्ट्राइक करने के बाद क्या करता है कि ये हैवी न्यूक्लियाई इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये बन जाता है हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल होने के बाद क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाता है 2 लाइटर न्यूक्लियस के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड इस न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है और वो होती है अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्या ये वैल्यू याद होनी चाहिए? हाँ, ये तो याद होनी ही चाहिए आपकी। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हुए साथ साथ ये कैसे होता है उसके बारे में और गहरा डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हुआ ये कि 1939 के अंदर स्ट्रेसमैन एंड ओटोहैन ने अपनी स्टडी के द्वारा ये बताया कि अगर मेरे पास एक न्यूट्रॉन है और अगर मेरे पास है यूरेनियम, देखिए ये क्या है, ये मेरे पास यूरेनियम है। कौन सा यूरेनियम है? ये है 235 वाला यूरेनियम है। एक 238 वाला भी होता है पर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन है और साथ में मेरे पास क्या है, एक यहां पर यूरेनियम का न्यूक्लियाई है। तो जब ये मेरे पास न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है मेरे यूरेनियम के साथ तो उसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब करने के साथ साथ करेगा, 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनाएगा। और साथ में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर 3 आपको क्या मिल रहे हैं, और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। देखिए बहुत मजेदार बात है कि अगर आप एक न्यूट्रॉन मारते हो तो जब वो उससे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक के साथ साथ क्या करता है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई निकालेगा। ये आपका बेरियम है। इवन जो ये आपका है दैट इज, इसको थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा, मुझे करने दीजिए पहले इसको, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, ये मेरे पास क्या है, एक बेरियम है, तो Ba आएगा यहाँ पे, वो बोरॉन बन गया था मुझसे। ओके, इसके बाद ये है बेटा मेरे पास क्रिप्टॉन। तो अल्टीमेटली होता क्या है, मेरे पास था यूरेनियम, यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन ने किया स्ट्राइक, न्यूट्रॉन ने जैसे स्ट्राइक किया ये 2 लाइटर न्यूक्लियर बने और साथ ही साथ हमें यहां पर 3 और न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये वो एनर्जी है जो हमें इसलिए मिलती है क्योंकि जब यूरेनियम के मास को चेक किया गया और जब ये जो पांचों चीजें दिख रही हैं इनके मास को चेक किया गया तो हमें ये पाया कि इन सभी पांचों का मास मेरे यूरेनियम न्यूक्लियस प्लस एक न्यूट्रॉन के मास से कम था।
जिसकी वजह से इसका मतलब यह हुआ कि कुछ मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और ये वही एनर्जी है जो कि अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है। कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बताऊंगा ना आपको, बट अभी के लिए पहले ये समझिए कि हो क्या रहा है यहां पे। क्लियर? तो अब एक नॉर्मल पिक्चर के द्वारा अगर मैं देखूं तो आपको मैं समझा सकता हूं। देखिए मेरे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक हुआ यूरेनियम के साथ। जैसे यूरेनियम से स्ट्राइक हो तो पहले ये इसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने से ये बनता है 92 और ऊपर बनता है 236। अब ये जाके बना हाईली अनस्टेबल। बस जी, एक बार ये हाईली अनस्टेबल हुआ नहीं तो अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए एकदम से स्प्लिट हो जाता है। एक बनता है आपके पास बेरियम, दूसरा बनता है आपके पास क्रिप्टॉन, साथ में बनते हैं 3 आपके न्यूट्रॉन्स, और फिर इसी के साथ निकलती है ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो यहां पर बेटा, ये आपका इसका एक्सप्रेशन या इक्वेशन बन जाता है कि आपको ये आनी चाहिए। हाँ जी, ये आपको आनी चाहिए। तो यूरेनियम है 92 235, इसके साथ ये है न्यूट्रॉन, ये आपका हो गया बेरियम, ये हो गया क्रिप्टन, ये आ गया 3 न्यूट्रॉन, और साथ में ये वो एनर्जी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम इसी एनर्जी का एक्चुअलिटी में इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अपने पानी को वेपर में कन्वर्ट या स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उससे मैं टरबाइन घुमा सकूं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकूं। चलिए अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट नोट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला नोट तो हमारे पास यही है यहां पे कि कोई भी जब न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है उसमें हमारा जो एटॉमिक नंबर है एज वेल एज जो मास नंबर है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बात आपको मैंने पार्ट ए में भी बताई थी कि पार्ट ए के अंदर अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को देखता हूं, जैसे कि यहां पे दिया हुआ इक्वेशन है मेरे पास, तो देखिए ये 92 है और ये 3 और ये 0 है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 हो गया। बट अगर मैं राइट हैंड साइड के 56 प्लस 36 करूंगा तो ये भी आपका 92 ही मेरे को देगा। सिमिलरली अगर मास नंबर पे जाऊं तो 235 है और यहां पे 1 है तो ये बन गया 236। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 144 है प्लस मेरे पास 89 है, और क्योंकि 3 न्यूट्रॉन है तो 3 यहां पे ऐड करूंगा, तो अगर मैं इसके मास नंबर को चेक करूंगा तो यार ये हमारे पास फिर से 236 ही आएगा। तो याद रखें, अगर मेरे पास एक फ्यूजन रिएक्शन है तो उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कंजर्व रहता है, बेसिकली लेफ्ट साइड का राइट हैंड साइड के बराबर होता है। और ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन में सबसे बड़ा एक डिफरेंस भी है। उनमें से एक डिफरेंस यही लाइन है आपकी। देखिए क्या होता है, जब यूरेनियम हम 92 235 को स्प्लिट करके इनके लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो ये लाइटर न्यूक्लियाई भी कोई स्टेबल नहीं होते। अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए अपने में से फर्दर वो बीटा एंड गामा पार्टिकल की रेडिएशन वो लगातार या पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकालते हैं, तब जाके वो अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यूरेनियम के केस में या न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में जब यूरेनियम को बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन के साथ और उनके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो प्रोडक्ट्स भी रेडियो एक्टिव होते हैं, और वहां से आपके बीटा एंड गामा पार्टिकल जो है वो एमिट आउट होता है। आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता। बाकी मैं आगे डिटेलिंग और बताऊंगा, बट पहले हम यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर स्टडी जब उन दोनों ने जो फिजिक्स ने करी तो उन्होंने कहा कि एक्चुअलिटी में अगर हम यूरेनियम 92 235 की बात करें तो ये तो बनते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लैंथेनम और साथ में जो ब्रोमीन है ये भी आपके जनरेट हो सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास वही 3 न्यूट्रॉन्स हैं, साथ में एनर्जी है। तो ये सारा कुछ वैसे का वैसा ही है आपका। क्लियर? चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा कि कैसे हमने कैलकुलेट किया कि जब हमारे पास एक न्यूक्लियाई जो है यूरेनियम का स्प्लिट होता है तो कितनी एनर्जी बनती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। बट कैसे पता चला ना, देखिए सबसे पहले ये है आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया एज ए रिएक्टेंट, और उसके बाद जो बाकी के ये 3 हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अब हमें यह करना है, ये जो एनर्जी है एक्चुअली में क्या था, इट इज ड्यू टू द लॉस इन मास, राइट। चलिए अब सबसे पहले हमारे पास इन सबके एएमयू में मासेस दिए हुए हैं, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.01 एएमयू। यूरेनियम की बात करूं तो एएमयू में इतना होता है, बेरियम की बात करूं इतना होगा, क्रिप्टन की बात करूं इतना होगा। तो यार तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें मास का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये रिएक्टेंट है,
इसमें से माइनस कर दिया मास ऑफ बेरियम, उसके बाद क्रिप्टॉन का मास, 3 न्यूट्रॉन के मास, इन सबको माइनस कर दिया। अब जैसे हमने माइनस किया, हमारा जो आंसर है एएमयू में 0.20 एएमयू मिल जाता है। व्हेन यू सॉल्व इट आपका आंसर आता है 0.20 एएमयू। अब हमें एएमयू तो मिल चुका है और हमें पता है यार कि हमारा 1 एएमयू जो है 931 एमईवी के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, 0.20 को मल्टीप्लाई कर दिया 931 एमईवी के साथ और हमारा जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि जब भी एक यूरेनियम टूटकर आपका बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 नाइट्रोन बनाता है तो जो एनर्जी निकलती है वह अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी होती है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। देखिए एक्चुअलिटी में इसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात, ये जो अभी हमने बात करी है फ्यूजन की, इस फ्यूजन के अंदर अगर मान लीजिए यूरेनियम का 1 ग्राम मैं यूरेनियम मान ले लेता हूं, कितना, 1 ग्राम अगर मैं यूरेनियम ले लेता हूं और उसको मैं अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकूं, सिर्फ 1 ग्राम की बात हो रही है, उसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो वो कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, थोड़ा यहां देखिए, वो है 4.8 10 टू द पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वो इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। अगर मैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में बोलूं तो 2.1 10 टू द पावर 4 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से, जो कि एक्चुअलिटी में 20 टन्स ऑफ टीएनटी के एक्सप्लोजन से निकली हुई एनर्जी के बराबर होता है। तो देख लीजिए यूरेनियम अपने आप में, या जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें 1 ग्राम जो यूरेनियम है कितनी ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी जनरेट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मन में सवाल आता है कि सर चलो ठीक है, आपकी बात मैं मान लिया कि जो यूरेनियम है उसके 1 ग्राम से हम मतलब इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जो कि 20 टन ऑफ टीएनटी के बराबर है, तो फिर हम क्यों नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते और आराम से हम अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। प्रॉब्लम है, देयर इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूरेनियम जो है ना, अगर मैं नेचर में चेक करूं तो उसके 2 आइसोटोप्स हमें मिलते हैं। एक मिलता है यूरेनियम का 238 वाला वर्जन और एक मिलता है 235 वाला। देखिए अगर इसके अबंडेंस को चेक किए तो 100% में से 99.2% हमें यूरेनियम मिलता है 238। लेकिन जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर फ्यूजन में करते हैं, उसकी अक्रेंस देखो कितनी है, सिर्फ 0.72%। तो अपने आप में ही बहुत कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। तो अब सवाल ये होता है कि सर क्या हम 238 का इस्तेमाल नहीं कर सकते? लेट मी टेल यू। देखिए क्या है कि यूरेनियम अगर मैं 235 वाला इस्तेमाल करता हूं तो इसको मतलब इसको ट्रिगर करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, सिर्फ एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। थोड़ी सी इसमें थर्मल एनर्जी दे दो तो आप बस इससे स्ट्राइक करो, ये एक्टिवेट हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करता हूं तो इसके लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की जरूरत होती है और ऐसा करने के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी पहले से देनी पड़ेगी ताकि ये बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन बन सके, तब जाके इसको एग्रीवेट करेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। और एक बात आपको और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मानता हूं कि जब ये न्यूट्रॉन इससे टकराता है, टकराने से 3 इसके और न्यूट्रॉन मिलते हैं और उन 3 न्यूट्रॉन्स की जो कहते नहीं होते हैं कि जो मूवमेंट होती है या उसकी स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो फर्दर मेरे यूरेनियम को टकराकर फर्दर जो है एग्रीवेट कर सकता है। लेकिन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को मैंने एक बार शुरुआत तो करके चलो कैसे तैसे करके दे भी दिया, लेकिन इससे निकलने वाले जो आपके न्यूट्रॉन्स होंगे हैं उनमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती कि वो फर्दर 3 यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस से टकराकर फर्दर रिएक्शन को टेक प्लेस कर सके। इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मानता हूं एबंडेंस बहुत कम है बट स्टिल जितना है हम उसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। अब अपन देख तो लिया यार कि अगर 1 ग्राम की बात करते हैं तो कितनी ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी निकलती है। इसलिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है 235, ना कि हम 238 ले सकते हैं, क्योंकि उससे निकले वाले न्यूट्रॉन्स की भी इतनी ताकत नहीं होगी कि वो फर्दर रिएक्शन को आगे ले जा सके। देखिए अब हमें बात करनी है बेटा अपने चेन रिएक्शन की। अब देखो चेन रिएक्शन में क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया है कि एक न्यूट्रॉन लो, जाके यूरेनियम से मारो, मारने से बेटा 2 न्यूक्लियर आपके लाइटर न्यूक्लियर बन जाएंगे, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब उन 3 न्यूट्रॉन्स को क्या
वो 3 न्यूट्रॉन आपके फर्दर जो 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस है उनसे आके टकराएगा, वो 3 फर्दर 3 और न्यूट्रॉन जनरेट करेंगे, लेकिन हर एक के साथ, हर एक कोलिजन के साथ एनर्जी जनरेट होती है। तो ये इतनी जल्दी और इतनी फास्टली सब कुछ ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी कि अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पहले आपको समझा दूं हो क्या रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ये 2 न्यूट्रॉन जाएंगे अपने फर्दर जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनके साथ जाके टकराएंगे। अब जैसे वो टकराएंगे उससे क्या होगा, आपकी जो 3 और न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे जैसे हुए, वो फर्दर 3 जाके किसी और 3 के साथ जुड़े, उनसे निकले और न्यूट्रॉन फर्दर टकराएंगे। तो ये इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर में हो सकता है कि अगर इनको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसा ब्लास्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो जो एटॉमिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम न्यूक्लियर फिजन ही करते हैं। सो न्यूक्लियर फिजन के अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन से फर्दर 3 बने, उन 3 ने आगे 3 और न्यूट्रॉन जनरेट किए और लगातार एक दूसरे से टकरा के, हर टकराहट में जो एनर्जी निकलती है वो तो निकलती है। अब इसमें इतने सारे न्यूक्लियस हैं, इतनी सारी एनर्जी होगी, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बात खत्म। तो अगर नहीं कंट्रोल किया तो आपके पास ये एटॉमिक बॉम्ब तैयार है, और अगर आपने अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और अच्छी चीज के लिए हम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे चेन रिएक्शन के अंदर जो आप यहां पे देख रहे थे हुआ क्या क्या था, थोड़ा सा और एक बार अच्छे से दिखा देता हूं। तो मेरे पास यहां पर क्या था, एक न्यूट्रॉन था, वो टकरा के जो है फर्दर इसमें से बने ये 3 फर्दर और टकराए, और ये तीनों ने 3 को और टकराया, और इतने सारे नंबर ऑफ जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं वो जनरेट हो गए। अब सवाल ये होता है कि सर अगर मुझे मान लो इसको कंट्रोल करना ही है तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जब आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर देखते हो थोड़ा सा इनकी अरेंजमेंट्स को, तो इस अरेंजमेंट में शायद आप अच्छे से देख पाओगे। लेट मी चेंज द कलर टू शो यू कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा वो ये होते हैं मूवेबल कंट्रोल रोड्स जिसको हम कहते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कंट्रोल रोड क्या होते हैं। पहली बात, ये जो कंट्रोल रोड है ये कैडमियम के बनाए जाते हैं। अच्छा क्या होता है, ये करता क्या है, पता क्या है, देख अगर तो मुझे रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो एक ही तरीका है कि जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी क्वांटिटी उसको कम करता जाऊं। अब कैसे कर सकते हैं, हम अपने कैडमियम रोड से कर सकते हैं। अब कैडमियम रोड क्या करता है कि जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के काम आता है। अगर मान लीजिए 100 आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकले, उन 100 में से मैंने आधे से ज्यादा मान लो एब्जॉर्ब कर लिए, तो ऑटोमेटिकली कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, कम न्यूट्रॉन्स होंगे तो कम यूरेनियम से टकराएगा और कम एनर्जी जनरेट होगी आपकी। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दूसरा तरीका पता क्या होता है कि हम उन मूविंग जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं उनको थोड़ा स्लो डाउन कर दे। अगर मैं उसको स्लो डाउन कर दूंगा तब भी, क्योंकि देखो मेन बात तो यही है ना कि अगर वो न्यूट्रॉन को इतना स्लो कर दूं कि वो मेरे यूरेनियम को एग्रीवेट ही ना कर पाए तब भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हार्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं या ग्रेफाइट का रोड का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके उसको हम स्लो डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैडमियम रोड का इस्तेमाल होता है एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्रेफाइट या हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है उसको स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, और उनको कहा जाता है आपका मॉडरेटर्स कहते हैं उसको बेसिकली। ठीक है, देखिए अब सवाल ये होता है कि सर इसका यूज क्या है। देखिए यूज बहुत सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके 2 यूज हैं। एक है देखो डिस्ट्रक्टिव यूज, आप अच्छी तरह जानते हो यार कि अगर आप इन नंबर ऑफ निकलने वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसको स्लो डाउन नहीं कर पाए, तो इससे हम बना सकते हैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि ऑब्वियस है बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है आपका। लेकिन अगर मैं इसके कंस्ट्रक्टिव यूज की बात करूं, अगर मैं इसको एक कंट्रोल मैनर में इस्तेमाल करके उससे मैंने अगर हीट जनरेट कर ली और उससे मैंने स्टीम बना के टरबाइन को घुमा दिया, तो उससे हम अपना एक प्यारा सा न्यूक्लियर पावर जो प्लांट है वो यहाँ पे बना सकते हैं, और उससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है कितने घरों को हम रोशन कर सकते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, गुड। देखिए अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के डिफरेंस के बारे में बात होती है। देखिए पहली बात ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब हमें पता नहीं होता कब ये टेक प्लेस कर जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हम शुरुआत करते हैं एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करके, तो ये थोड़ा सा हमारे ऊपर डिपेंड करता है
इसके अलावा ये है कि अगर मैं रेडियो एक्टिव डिके की बात करता हूं तो उसमें से अल्फा, बीटा, गामा, इनमें से कोई भी आपकी एमिट कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियाई को न्यूट्रॉन से टकराता हूं तो इससे तो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और उसके बाद साथ ही साथ निकलते हैं आपके दो लाइटर न्यूक्लियाई जिनका मास लगभग एक जैसा होता है आपका, ठीक है, वो भी रेडियो एक्टिव नेचर के ही होते हैं, बट उसके साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है। बाकी रेडियो एक्टिव डिके कितनी तेजी में होगा, कितनी स्लोली होगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका रेट कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के तो रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसका तरीका मैंने बताया ना यार, कैडमियम रोड और ग्रेफाइट और हैवी वाटर का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हो, राइट, गुड, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया है, ये मैंने बताया है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। चलिए अब आपको लेके चलता हूं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन की, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हमने तो ये पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी लाइटर न्यूक्लियाई है, नहीं कोई हैवी न्यूक्लियाई है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है न्यूट्रॉन को मारकर, उसके बाद दो लाइटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। यहां पर हम बात करेंगे उसका रिवर्स, मतलब हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि जब हमारे लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो उससे जनरेट होता है एक हैवी न्यूक्लियाई। नहीं समझ आया तो एक बार ध्यान से देखिए। तो यहां पे यार मेरे पास दो एक जैसे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, इनको देखो मैंने आपस में ऐसे मिलाया, मिलाने से बनता है एक हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। एक बात आपको बताता हूं, ये जो हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूं, ये कोई एक ही रिएक्शन के अंदर नहीं हो जाता, इसमें भी कई मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके हमें एक स्टेबल न्यूक्लियाई मिलता है। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि हैवी न्यूक्लियाई को तोड़कर छोटे न्यूक्लियाई बनाओ तो न्यूक्लियर फ्यूजन है, अगर छोटे न्यूक्लियाई को आपस में मिला के हैवी न्यूक्लियाई बनाओ तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो ड्यूटीरियम है, उन दो ड्यूटीरियम को आपस में मिलाया तो हीलियम का आइसोटोप बना, ऑफ कोर्स ये अनस्टेबल है, और साथ में एक न्यूट्रॉन बनता है, और साथ में जो एनर्जी बनती है वो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी बनती है। अगर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से हीलियम के आइसोटोप को लिया जाता है, उसको फर्दर ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन किया जाता है, और तब जाके हमारे पास एक स्टेबल हीलियम जो है दैट इज 2,4 जो एटम है वो जनरेट होगा। साथ में मिलता है यहाँ पे प्रोटॉन, और साथ में एनर्जी निकलती है 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कुल मिलाकर हमारे पास तीन ड्यूटीरियम है, और तीन हमारे पास ड्यूटीरियम है, और उससे जनरेट होता है एक तो हमारे पास हीलियम बन गया, साथ में बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और लगभग यहां पर बन गया 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जो है वो हमें हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाती है। और अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो सिर्फ तीन न्यूट्रॉन को मिला के मैं इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ। देखिए एक बात ये बिल्कुल सच है, आगे जाके मैं चलो इसके बारे में बताऊंगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो एनर्जी जनरेट करता है उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकता है। बट हम न्यूक्लियर फ्यूजन का साथ देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती ये जानने के लिए थोड़ा आगे देखिए, बस खत्म होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं बेटा कुछ और एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं, जैसे कि अगर मैं प्रोटॉन को कंबाइन करके ड्यूटेरियम बनाया, ड्यूटेरियम फिर से ट्रीटियम को फर्दर ड्यूटेरियम से मिलाया, तब जाके हीलियम बना, और ये स्टेबल न्यूक्लियर बन चुका है। अब आप देख सकते हैं, सबको ऐड कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि कितनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है सिर्फ थोड़े से लाइटर न्यूक्लियर को आपस में मिला के करने से, ठीक है। ओके अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट है जो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ये पॉसिबल नहीं होता एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर या प्रेशर में। तो ऐसा क्यों? देखिए आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज हमारे न्यूक्लियाइज होते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये जो रिपेल है ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों एक दूसरे के पास आए तो सबसे पहला काम होगा कि हमें इसको एक हाई एनर्जी या हाई हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और पता कितनी टेम्परेचर इसका राइज करना पड़ता है? लगभग 10⁻⁷ केल्विन, मतलब इतनी ज्यादा आपको पहले हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको। इसके बाद इसको एक बहुत हाई प्रेशर चैम्बर में करना पड़ेगा, तब जाकर ये मेरे आयंस को इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये इस रिपल्शन को भी ओवरकम करके एक दूसरे के पास चले जाएंगे। तो मतलब अगर मैं सिंपल आपके मतलब बात करूं इसमें, तो सिंपल बात करके बस यही निकलता है यार कि मेरे जो पॉजिटिव आयंस है वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं।
अब वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को लगाते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि एक दूसरे के पास आ सके, तो इसकी वजह से मुझे इतनी एनर्जी जो है यहाँ पे बेटा प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेरे को इतना ज़्यादा आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर करना पड़ेगा, तब जाके वो ये इस रिपल्शन को ओवरकम करके आपस में मिलते हैं। और आपको पता है इतनी एनर्जी कहाँ पे होती है? इतनी एनर्जी हमारे सूरज में होती है। तो इसलिए जब हम सन या स्टार्स की बात करते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस करता है, जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मिलकर हैवी न्यूक्लियाई जो है वो जनरेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम न्यूक्लियर फ्यूजन का बेसिकली इस्तेमाल नहीं कर पाते यहाँ पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो हम जनरेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गया जी? अब मैं थोड़ा इसके बारे में आगे चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे सन या स्टार्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये दिखता है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, और इसी वजह से ये ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर पाता है। देखिए लगभग हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, ये आपस में कंबाइन होकर एक हीलियम स्टेबल बनेगा, 2 हमारे पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो। ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो की जो कहानी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो अगर इसके थोड़े बारे में थोड़ा डिटेल देखना है तो काइंडली वहां जाके जरूर देखना, ठीक है। साथ में जो एनर्जी निकलती है वो लगभग कितनी है? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, जो कि बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो फर्दर मैं आपको बता चुका हूं कि 4 हाइड्रोजन और से हीलियम और इतनी ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी जनरेट होती है, तो ये याद रखना प्लीज़, ठीक है, इसको भूलना मत। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा बॉम्बिंग या एनर्जी के बारे में, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो तो भाई ये डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। आपको पता है कि न्यूक्लियर जब फ्यूजन की बात होती है तो वहां पे एटॉमिक बॉम्ब की बात होती है, बट जब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात होती है तो बात की जाती है हाइड्रोजन बॉम्ब की। आपको पता है नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एक्चुअली सच में बेस्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन के, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है, और उसको एग्रीवेट करने के लिए हम ना न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, उसके अंदर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हो सके वैसा मैकेनिज्म बनाया, तो जब इसको ड्रॉप किया तो सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन हुई, उससे निकलने वाली जो हीट एनर्जी थी इतनी ज्यादा थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके, क्योंकि हमने उससे देखो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी इतनी नहीं होती जितनी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, कंपेरेटिवली मैं बात करूं, वह दोनों एनर्जी बहुत खतरनाक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एज कंपेयर टू द एटॉमिक बॉम्ब की अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखिए अगर मैं सेम मास से न्यूक्लियर फ्यूजन कर दूं और सेम देखो नहीं सेम मास से अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन कर दूं और लाइटर न्यूक्लियस को आपस मिला मिला के अगर सेम मास जनरेट करूं, तो इन दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी की जनरेशन होगी तो वो हमने ये देखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर ज्यादा एनर्जी एमिट होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसका कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो पहला हुआ था उसमें क्या था, कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस होते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, फॉर ए गिवन मास की अगर मैं बात करूं, जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान, ठीक है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन के दौरान। पहले ये बात अपनी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए क्योंकि सेम मास अगर लिया जाए न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन वाले न्यूक्लियाई का, तो नंबर ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई ऑब्वियस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, इसलिए ये सब ऐसा टेक प्लेस करता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए अगर मैं पर यूनिट मास के हिसाब से स्टडी करूं, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर मैं ये देखूं कि पर यूनिट मास के हिसाब से कौन ज्यादा एनर्जी हमें ऑब्टेन करवा रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो ज्यादा एनर्जी हमें ऑब्टेन करेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, अगर मैं पर मास की बात करता हूं तो। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बता देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, वैसे तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक्चुअलिटी में ये फ्यूचर है, उसका रीजन ये है क्योंकि इससे निकलने वाला कोई जो बाई प्रोडक्ट कोई भी होगा उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते। तो अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो लाइटर न्यूक्लियर बनते हैं उसमें भी रेडियो एक्टिविटी बाहर आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप ये बात को समझें। उसके बाद अगर आपको ये क्लियर हो गया है
इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट है ना वो एक्चुअलिटी में कोशिश कर रहे हैं कि जो सी वाटर है लो कॉस्ट में उससे ड्यूटेरियम निकाल लिया जाए, फिर ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम को आपस में कंबाइन करके हम अपना न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकें और अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकें। प्रॉब्लम फिर से वही है कि हमें उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, ये इतना हाई टेम्परेचर होता है कि जिसके अंदर हमारा कोई भी सब्सटेंस आयनाइज होकर प्लाज्मा स्टेट में चले जाता है, और प्लाज्मा स्टेट में किसी चीज को कंट्रोल करना अभी तक हमें इतना अच्छी तरीके से नहीं आया है। कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करके इस प्लाज्मा स्टेट को भी स्टोर करके इसका इस्तेमाल किया जा सके, बट जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे। बट फ्यूचर एनर्जी जो है वो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन की है, ना कि न्यूक्लियर फिजन की है, क्योंकि इससे निकले वाला बाई प्रोडक्ट भी है वो भी हमें खराब ही करता है, उसमें भी रेडियो एक्टिविटी निकलती रहती है। तो बाकी बात रह जाती है बेटा इनके दोनों के डिफरेंस के बारे में, ये सारे आपके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं दो चार रीड कर देता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूं तो क्या होता है कि हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, उसको हम बम्बार्ड करते हैं हैवी न्यूक्लियर से तो लाइटर न्यूक्लियर बनता है। इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में दो लाइटर न्यूक्लियर आपस में मिलकर हैवी न्यूक्लियर जो है जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑर्डिनरी प्रेशर में हो जाता है, बट यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी होती है, अगर एक फ्यूजन रिएक्शन की बात करें 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की है, तो यहाँ पे आपका 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब आप कहेंगे सर ये तो एनर्जी ज़्यादा है, वो यूरेनियम बहुत हैवी होता है आपका, ये दो लाइटर पतले पतले लाइटर न्यूक्लियर को आपस में मिला के बना है, वो लाइटर न्यूक्लियर पर यूनिट मास के हिसाब से देखेंगे तो ये एनर्जी ज़्यादा होती है आपकी। सेम मास का मैंने ऑलरेडी बता दिया यार, इसमें एनर्जी कम होती है इसमें ज्यादा होती है, मैं सारी बातें ऑलरेडी कर चुका हूं, ये सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। एक बार इसको प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ लेना और आपका यहीं पे पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन को समझना था। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो आई थिंक हम आगे चल सकते हैं। ठीक है।